हेलो गाइज, पीसीएस संजीवनी में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में इतिहास में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस करवाए थे। उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए अब आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है। तो ऋग्वेद में जो दस्यु शब्द आया है वह अनार्यों के लिए कहा जाता था। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया। जो संगम युगीन साहित्य है वह काव्य शैली में लिखा गया था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार थे। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो इसके पहले तराइन का युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के युद्ध, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी बोला जाता है, और जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। उसमें पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी जीत गया। उसके बाद 1194 में उसने चंदावर का युद्ध जयचंद से किया। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी। परमार वंश की राजधानी थी धार। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना अल-बरूनी ने की थी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दीवान कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। दीवान कोही जो एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जिसको पगला बादशाह भी कहा जाता है। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ। जफरनामा औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह ने एक पत्र लिखा था, जो जफरनामा के नाम से विख्यात है। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्निवैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ। तो विदेह माधव की कथा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। महरौली से स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में यानी विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रमादित्य को देवगुप्त भी कहा जाता है। चित्तित धूसर मृदभांड की संस्कृति को किस काल से जोड़ा गया है। चित्तित धूसर मृदभांड की संस्कृति उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत यानी अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। निषाद का सबसे पहला उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया, और इसी खानवा के युद्ध जो 1527 में हुआ, इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा। लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति जो है अपहरण की नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया 1848 में। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन ने किया, इसलिए उसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है, क्योंकि उसने जितनी भी योजनाएं चलाई सभी असफल रहे, जबकि वह काफ़ी विद्वान था और इसकी योजनाएं अगर सफल हो जाती तो वह एक इतिहास में एक अच्छा शासक कहलाता, सबसे शक्तिशाली शासक कहलाता। परंतु उसकी जितनी भी योजनाएं थी किसी न किसी कारण से या उसकी किस्मत ख़राब थी और वो सारे के सारे असफल होते चले गए, जिसमें कराची अभियान या फिर फिर क्या कहते हैं दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली यानी दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरण, और भी टकसाल पर नियंत्रण न होने के कारण जो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी वो भी असफल हो गया। इस तरह से उसके सारे कराची अभियान, खुरासान अभियान सारे असफल हो गए। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी।
ये सही है। और तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तक्षशिला जो राजधानी थी ये उत्तरापथ की थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? अजंता की गुफा नंबर 9 सबसे ज़्यादा प्राचीन है और उसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाया गया। 16 बौद्ध उपासक जो हैं स्तूप की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? गुप्त प्रशासन में गज सेना का जो अध्यक्ष होता था महापीलुपति कहलाता था, महापीलुपति को कहा जाता था। वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को सुलीक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश का कौन सा शासक था जिसने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी? राष्ट्रकूट राजवंश का कौन सा शासक था जिसने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी? अमोघवर्ष ने की थी, 814 से 878 ईस्वी। चोल राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुंगम तावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम को कर हटाने वाला कहा गया। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश के परिवार से गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? विद्वान और धार्मिक लोगों को जो आर्थिक सहायता दी जाती थी उसको इदरार बोला जाता था। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वहाँ का शासक कौन था? सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की वहाँ मेड़ता पर, वो उस समय जयमल था वहाँ का शासक। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरेजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो उनके अवशेषों को यानी हड्डियों को अलग अलग जगह पे ले जाया गया और 8 जगहों पर रखा गया और 8 स्तूप बनाए गए। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त के बाद के काल में राजा द्वारा जो प्रदत्त भूमि अनुदान जो दिया जाता था उसके लिए जो आज्ञा पत्र होता था उसको शासन पत्र भी कहा जाता था। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने अपनी बीबी राबिया दुर्रानी की याद में बनवाया था, वह बीबी का मकबरा ताजमहल का फूहड़ नकल कहलाता है। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा के सचिवालय था उसको हुजूर दफ्तर कहा जाता था। दीवान ईसा का क्या कार्य था? दीवान ईसा का कार्य पत्र व्यवहार करना था। किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा जाता था ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता था कि ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? अकाल संहिता तैयार करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? लौहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे ललितादित्य मुक्तपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। पशु चोरी करने वालों को ऋग्वेद में सबसे अधिक बड़ा अपराध माना जाता था और उसके हाथ तक काट दिए जाने के आदेश दिए जाते थे। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रभाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन संत भद्रभाहु के साथ दक्षिण चले गए और वहीं उन्होंने संलेखना किया। संलेखना अर्थात जैन धर्म में संलेखना मतलब होता है 12 वर्ष मतलब भूखे प्यासे रहकर कठोर तपस्या करके अपने शरीर का त्याग करना संलेखना कहलाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाहु जैन संत भद्रभाहु के साथ गए और संलेखना करके अपने शरीर का त्याग किया। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा
विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप। जब गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था थी उसके विरोध में और विद्रोह में एक लिंगायत संप्रदाय का जन्म हुआ। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसमें स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? महमूद गजनवी जो है वो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया, उसके बाद अंतिम आक्रमण 1027 में किया। वो लगातार आक्रमण करता रहा। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? राष्ट्रकूट वंश जो था वो वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। चोल शासक किस मत के संरक्षक है? चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन लेखक गया था? चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन लेखक गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो गया था चित्तौड़ अभियान के दौरान। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा संस्कृति में जो घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक्कापियम का विषय है। तोलक्कापियम जो है व्याकरण है और वो भी तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायनेसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायनेसियस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, और डायमार्कस ने भी अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? अभिलेखों में देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। सम्राट अशोक को, महाचक्रवर्ती सम्राट अशोक। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? इसकी बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था, और यह इस्लामी स्थापत्य कला का बहुमूल्य रत्न समझा जाता है अलाई दरवाज़ा। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, और यही मुर्शिदाबाद लगभग स्थायी बन गया। बाद में मीर कासिम मीर कासिम ने उसको फिर मुंगेर ले गया था मुर्शिदाबाद से। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर ही को ही कहा था, सूर्य देवता के लिए। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? मंदसौर अभिलेख यशोधर्मा की उपलब्धियों का विवरण देता है। प्रसिद्ध बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और यह अजातशत्रु के समय में सप्तपर्णी गुफा में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। मिलिंद पन्नों के पात्र हैं नागसेन एवं मीनांडर। मिलिंद पन्नों के पात्र मिलिंद पन्नों नागसेन और मीनांडर के बीच जो वार्तालाप हुआ था उसका वर्णन मिलिंद पन्नों में है। नागसेन बौद्ध भिक्षु नागसेन और मीनांडर के बीच जो बातचीत हुई थी वो प्रश्न पूछता था। मीनांडर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, इसका जवाब नागसेन ने दिया था, और उन दोनों का जो वार्तालाप हुआ मिलिंद पन्नों में है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे तंजावुर के चोल। कल्याणी के चालुक्य और तंजावुर के चोलों में बनती नहीं थी। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि करता था? बलबन चूँकि बलबन चूँकि राजसी परिवार से नहीं था तो उसको डर था
कि कहीं कोई विद्रोह ना कर दे, इसलिए उसने बहुत कठोर कानून बनाए थे और खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था। उसने सिद्धा पाइबोस नामक चलाया सिद्धा पाइबोस प्रथा चलाई थी, जिसके तहत सम्राट के अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूमना पड़ता था। और इसने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी। चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी। उसका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? बीजापुर के अली आदिल शाह का विवाह चांद बीबी जो अहमदनगर की शहजादी थी उसके साथ हुआ था। रद्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का नाम अनुवाद किया गया है? महाभारत जो संस्कृत ग्रंथ है वो उसका रद्मनामा में अनुवाद करवाया था, फारसी में अनुवाद करवाया गया था, जिसको रद्मनामा के नाम से जाना जाता है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? ईरान की सीमा के पास जो हड़प्पा कालीन सभ्यता उसका नाम सुख्ता गेंडोर है। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? धौलावीरा की खोज गुजरात में ही हुई है। यहीं पे धौलावीरा में एक विशाल पत्थर की मूर्तियाँ मिली है। और कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? सबसे प्राचीनतम कृति है ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें सबसे पहला वेद और सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। मिलिंद पन्नो नरेश मिलिंद के प्रश्न के रचनाकार थे नागसेन। हमने बताया था कि जो मिलिंद के प्रश्न थे उसका जवाब नागसेन ने दिया था। यह मिलिंद पन्नो कहलाया। किस जयंत शंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? जयंत तीर्थंकर अष्टनेमी को भगवान कृष्ण का, जिनको नेमिनाथ भी कहा गया है, भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीता ध्वज किस विभाग का अध्यक्ष होता था? सीता ध्वज जो है किसी विभाग का अध्यक्ष होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी का अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से अपार संपदा प्राप्त की और राजगद्दी पर अधिकार प्राप्त किया, सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किसका दान किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर सुर्ख पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मलिक सरवर जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर की उपाधि दी थी, इसलिए जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को दान किया। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम अकबर ने किया। आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहाँ बसे वह सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहाँ बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु कहलाया। वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत था धर्म से ही कानून बनते थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उनकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया? इलाहाबाद अभिलेख में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौसी की कृति है। फिरदौसी ने लिखी है, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका? बंगाल के राजा शशांक को हर्षवर्धन ने पूर्णतः परास्त नहीं किया। शशांक ही है जिसने बौद्ध वृक्ष को नष्ट करवाया था। बोधगया में जो बौद्ध वृक्ष है उसको इसी ने नष्ट करवाया था। राज राजा द्वारा तंजौर में बनवाया गया वृद्धेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? वृद्धेश्वर का मंदिर जो तंजौर में है, राजा द्वारा बनाया गया, वह शिव को समर्पित है। किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? ब्रेकडाउन प्लान लॉर्ड वेलेस लेकर आया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को कैद किया था। जो चौरी चौरा 4 या 5 मार्च को जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो उस समय जो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को 10 मार्च को 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया।
भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा 17 मई 1498 को पहली बार भारत आया। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। बाबा फरीद कौन थे? बाबा फरीद प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय सम्राट की उपाधि दी गई थी। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? हड़प्पा कालीन सभ्यता ताम्र पाषाण काल या कांस्य या ताम्र काल से संबंधित है। कांस्ययुगीन है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? पल्लव चोल मंदिर को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अपने आप को नायब खुदाई कहने वाला सुल्तान कौन था? अपने आप को नायब खुदाई कहने वाला बलबन था, ईश्वर का प्रतिनिधि। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध ताराबाई ने किया। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन सभा जो हुई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई और यह पाटलिपुत्र में ही हुई। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक कौन था? अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक था ललितादित्य मुक्तपीड़। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? जो हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें पाई गई है वह सेलखड़ी से बनी हुई है। वैदिक युग में राज व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? वैदिक युग में राज व्यवस्था जो थी राजतंत्रात्मक थी। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान था। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? 69-70 में प्रसिद्ध अकाल देश के बंगाल में पड़ा था। शाहजहाँ ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? शाहजहाँ ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह सन 1623 ईस्वी में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? अंग्रेजों का पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के संरक्षण में हुई, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसमें जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान 2 टुकड़ों में बट गया। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावा में की थी। ये 11 गणों में बांट के जो गंधर कहलाए, जो 11 गणों में बांटा वो गंधर कहलाए। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? रंगपुर सौराष्ट्र या महाराष्ट्र, सौराष्ट्र या गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचय था? अनस बैलगाड़ी को कहा जाता था। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
यह एक तरह का कर था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तैमूर के आक्रमण के समय भारत में तुगलक वंश का शासन था। और उस समय शासक जो था नासिरुद्दीन महमूद था। फतुहात फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? फतुहात फिरोज शाही फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था। फिरदौसी संप्रदाय बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय था। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कैलाश मंदिर है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर मंडलीय देवता को संबोधित किया गया है? गायत्री मंत्र सावित्री या सूर्य देवता को संबोधित किया गया है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? यह गुजरात में हुई है। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने की थी और बिंदुसार जो था इसको मानने वाला सबसे श्रेष्ठ राजा था। उसके बाद राजा दशरथ, उनके पौत्र अशोक के पौत्र दशरथ वगैरह भी आजीवक के लिए उन्होंने बहुत काम किया। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली का माना जाता है? लुम्बिनी वन नेपाल को। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो नेपाल के आसपास है। और उनका जन्म के बाद प्रजापति गौतमी उनकी मौसी ने उनका लालन पालन किया, इसलिए लुम्बिनी को जन्मस्थली माना जाता है। किस चोल युगीन लेखक ने रामायण की रचना की जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? कंबन। चोल युगीन लेखक कंबन ने रामायण की रचना की, जिसे तमिल रामायण या साउथ का द्रविड़ रामायण या साउथ का कंबन रामायण भी कहा जाता है। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था या सिकंदर सानी कह के खुद को बुलाता था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? शिवाजी के पिता जो शाहजी भोसले थे वो अहमदनगर के राज्य के राज सेवा में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने की। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, वह स्थान किस जिले में स्थित है? कालीबंगा जो है वो गंगानगर जिले में स्थित है। मध्यकालीन भारत के किस राज्य ने मजहर की घोषणा की थी? मजहर की घोषणा अकबर ने की थी। अकबर मजहर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को रोकने का प्रयास अकबर ने ही किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला बादशाह भी कहा था, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित की। देवगिरी का ही दूसरा नाम ही दौलताबाद है। दीवान कोही, जिसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी, किस समय था? दीवान कोही कृषि विभाग था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल सम्राट कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने लगाने की अनुमति जहांगीर ने दी थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ। ये लॉर्ड लिटन के समय, शायद लॉर्ड लिटन के समय ऐसा हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? पेशावर जो था कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में।
और विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों को आमंत्रित किया था? भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को लोधी वंश के दो सरदारों आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था। 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य अलीनगर की संधि 1757 में हुई। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? सामवेद का प्रथम दृष्टा जैमिनी को माना जाता है, जो वेद व्यास के शिष्य हैं। जी, सामवेद का प्रथम दृष्टा यानी जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और प्राकृत भाषा में है। किस बौद्ध ग्रंथ को यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद विद्यमान थे? अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए? वराह मिहिर ने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए। वराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? बृहद संहिता जो वराह मिहिर ने लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि चारों वर्ण को न्याय के लिए अलग अलग न्याय कसौटी होनी चाहिए, क्योंकि चारों की समझ का लेवल जो है अलग अलग होता है। ब्राह्मण अगर कोई बड़ी गलती करता है तो वो ज़्यादा दंड का पात्र है, क्योंकि वो विद्वान है, उसके बाद भी उसने गलती की। और वही शूद्र वैसी काम करता है, उसको कम दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वो विद्वान नहीं है, उसे जानकारी कम है। इस तरह का ब्राह्मण ने वह संहिता में बताया है। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? सेन गुट्टवन लालचेर को चेर कवियों ने अपना सबसे महान सम्राट बताया, सेन गुट्टवन। 983 में गंग राजामल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया? चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर की मूर्ति बनाई है। ये गुमतेश्वर ऋषभदेव को कहा जाता है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? खैर उल मजलिस के लेखक हैं हामिद कलंदर। खैर उल मजलिस के लेखक हामिद कलंदर को माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किस वायसराय के समय हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 यानी 1878 में लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, और इसको समाप्त लॉर्ड रिपन ने किया था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे अब्दुल रहीम खाना खाना। अब्दुल रहीम खाना बैरम खां का पुत्र था। मलिक का यह नवरत्नों में भी शामिल था। इसी ने अकबर के पुत्र को शिक्षा दीक्षा दी थी, और इसी ने बहुत सारे पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे। मलिक काफूर, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए भेजा था, उससे लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे प्रताप रुद्रदेव। कैरेट एवं स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आए, जिन्होंने कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाई। कैरेट एंड स्टिक की नीति ये लॉर्ड मिंटो की है। अस्थाई भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया? अस्थाई भू बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्टार्ट किया। इस अस्थाई बंदोबस्त में
ज़मींदारों को ज़मीन दे दी जाती थी और उनसे 1/11 हिस्सा उनको दिया जाता था और बाकी 1/11 हिस्सा वो खुद रखते थे अपने, मतलब टैक्स जो वसूलते थे ज़मींदार 1/11 हिस्सा खुद रखते थे, बाकी 11 बाकी हिस्सा वो दे देते थे, अंग्रेज को दे देते थे। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? अष्टांग मार्ग का शासन पालन करने की शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया और इसे आगरा शहर का संस्थापक भी माना जाता है। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी संहिता यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? भारत में खरोष्ठी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया था। खरोष्ठी एक ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो उल्टा लिखी जाती है। गोधन को अन्नदा, वर्णदा, सुखदा कहा गया है सुत निपात में। चिराद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? चिराद में लोहा से है। लाल व काले मृदभांड काल का संबंध लौह धातु से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में, जो कि दक्षिण भारत के साहित्य से महत्वपूर्ण साहित्य है, उसमें वेलाल कहा गया है। वेलाल। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? ऋग में धन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, दूध देने वाली गाय के लिए, और गाय को सबसे महत्वपूर्ण पशु बताया गया है, जो धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों, विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहता था? खिलजी शासन में जो बाहर से विदेशों से आने वाले जो माल के बाजार थे उसको सराय अदल कहा जाता था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया उसमें तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगली वीडियो में आपको आगे की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।